Assalamu alaikum. Today the topic of our video is paragraphs 81 to 87 of IFRS 16. In these paragraphs, standard guide about the recognition and measurement and modification of operating lease. So starting with the recognition and measurement as described in paragraph 81 to 86, a lessor should recognize lease payments from operating lease as income on either स्ट्रेट लाइन बेसिस और अदर सिस्टमेटिक बेसिस। या तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि लेसर या तो ऑपरेटिंग लीज को अपनी लीज के जो इनकम जनरेट होती है लीज पेमेंट की वजह से उसको एज स्ट्रेट लाइन बेसिस रिकॉर्ड करे या कोई और अनदर सिस्टमेटिक बेसिस रिकॉर्ड करे। अनदर सिस्टमेटिक बेसिस इफ ही थिंक्स इज that basis is more appropriate and more representative of the pattern which benefit from the use of the underlying asset is diminished, he could use another method, he could use that basis also. सो अगर सिर्फ इसकी सिंपल से एंट्री ये बनेगी कि हम लोग अपना कैश डेबिट करके अपनी इनकम क्रेडिट कर देंगे। बाकी ये कुछ इस तरीके से है कि कुछ जो कॉस्ट होंगी डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन के साथ साथ जो और कॉस्ट होती हैं वो आप एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। कोई एग्जीक्यूटरी कॉस्ट हो गई हमारे कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देने के लिए, हमारी ऑब्लिगेशन हुई हो कोई, जिस तरीके से कोई ट्रांसपोर्टेशन हो गई, हमें पहुंचाना है लेसी की जगह पे, हमें लेसी की प्रेमिसेस में अगर एसेट को, तो वो हमारी एक तरीके से कॉस्ट हो जाएगी जो हमें एक्सपेंस आउट कर देंगे। कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, जिस फॉर एग्जांपल हम कमीशन ले लें, अगर वो हम लोग ने डायरेक्टली उसको कॉस्ट हमारी उससे लीज से रिलेटेड है तो हम उसको कैरिंग अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट के अंदर इंक्लूड करेंगे और हम ओवर द लीज टर्म उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे उस कॉस्ट को। फिर ये कि जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी उस एसेट की अंडरलाइंग एसेट की जो आम केसेस में होती है, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन पॉलिसी लेसर अपनी रखता है उस अंडरलाइंग एसेट की अपने आम सर्कमस्टेंसेस में, तो उसी तरह वो उस एसेट की भी उसी तरीके से डेप्रिसिएशन पॉलिसी रखेगा, उसी तरीके से उसको डेप्रिसिएट करेगा। फिर ये कि लेसर IAS 36 अप्लाई करेगा अगर उसको कोई इंडिकेशन नज़र आ गई उसके अंदर ऑपरेटिंग लीज वाले एसेट के अंदर इम्पेयरमेंट की, तो वो IAS 36 अप्लाई करेगा और जो उस तरीके के रूल्स हैं उसके इंडिकेशन के और फिर उसको रिकवरेबल अमाउंट वगैरह मेजर करने के, वो सब उस IAS 36 के थ्रू करेगा। फिर ये है कि मैन्युफैक्चरर लेसर अगर डीलर लेसर अगर कोई लीज़ देते हैं और वो ऑपरेटिंग लीज़ है तो वो कोई सेलिंग प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कोई आउटराइट सेल नहीं हुई है। फिर पैराग्राफ 87 में स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन के बारे में बात करता है। मॉडिफिकेशन में वो कुछ इस तरीके से कहता है, ऑपरेटिंग लीज़ के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुई होगी तो उसको एज अ न्यू लीज़ ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। और अगर कोई प्रीपेड या अक्रूड लीज पेमेंट्स होंगी रिलेट करती होंगी कोई ओरिजिनल लीज से जो मॉडिफाई हुई है, तो हम उसको एज अ न्यू लीज का पार्ट बना देंगे और उसको हम न्यू लीज की पार्ट बना के उसके अंदर ही ट्रीट करेंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड ने सिर्फ ऑपरेटिंग लीज के बारे में इतनी सी बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में बात होगी फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज के हवाले से। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मज़ीद कोई कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उससे जल्द अब इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। मज़ीद वीडियोस को सुनने के लिए, उसकी अपडेटेड रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।